अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे नॉवलिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि 19वीं सेंचुरी से बिलोंग करता है और वो इस सेंचुरी का बहुत ज़्यादा फेमस नॉवलिस्ट है। तो इस नॉवलिस्ट का नाम है थॉमस हार्डी। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि थॉमस हार्डी किस किस्म का नॉवलिस्ट था। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। थॉमस हार्डी स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर बाय राइटिंग पोइट्री। उसने जो अपना लिटरेरी कैरियर था वो पोइट्री से स्टार्ट किया था, बट इट कुड गेन अ लिटिल सक्सेस, लेकिन उसने बहुत कम शोहरत इसमें हासिल की थी। देन ही टर्न टू novels एंड बाय 1874 ही was able to support himself by writing। फिर वो 1874 में नावल्स के मुतालिक लिखना शुरू किया एंड 1874 में उसने अपने आप को इस काबिल बना लिया था कि वो नावल्स लिख ले। हिज फर्स्ट नावल इज़ द पुअर मैन एंड द लेडी। उसका जो सबसे पहले पहला नावल था वो था द पुअर मैन एंड द लेडी। हार्डी इज़ बेस्ट रिमेंबर फॉर द सीरीज ऑफ नावल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज ही रोड बिटवीन 1871 एंड 1895। वो थॉमस हार्डी जो था वो शॉर्ट स्टोरीज और नावल्स के बारे में मशहूर था और उसने 1871 और 1895 के दरमियान उसने नावल्स लिखे। His novels are set in the imaginary world of Wessex. He paints a vivid picture of rural life in the 19th century। उसने रूरल लाइफ को पेंट किया, 19th सेंचुरी की जो रूरल लाइफ थी उसको पेंट किया। He tends to emphasize the negative power of fate over the working class people। उसने जो है नेगेटिव पावर ऑफ फेट को एम्फेसाइज किया वर्किंग क्लास के ऊपर। तो ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम मेन पॉइंट की तरफ जा रही हैं। सेकंड पॉइंट इसका है हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो इसकी फ़िलासफ़ी किस किस्म की थी, ये किस किस्म के आइडियाज़, थॉट्स, थिंकिंग रखता था, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हार्डी वॉज नॉट अ फिलासफर बट सर्टेनली अ फिलोसफिकल नावलिस्ट। His novels are in essence ethical reflection on both the universe and the social world. The universe is always present in his fiction. He developed his view of the universe and of Victorian society in particular in his novels। उसने विक्टोरियन सोसाइटी को ख़ास तौर पर उसने वो किया है, डेवलप किया है। His characters serve as metaphors for his tragic vision of the human condition। तो ये उसकी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ थी। अब थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं, रोल ऑफ फेट एंड फ्री विल। फेट और फ्री विल का जो रोल है, जो किरदार है इसके नावल्स में, वो किस किस्म का था, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फेट को वो करते हैं कि फेट का रोल किस किस्म का था। इन हार्डीज नावल्स फेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। फेट का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा अहम है हार्डी के नावल्स में। इट इज़ सुप्रीम ओवर कैरेक्टर इन हिज वर्क्स, controlling the destinies of his characters and sending them in their doom। His characters seem to be simply puppet in the hand of fate or destiny. They are always in conflict with their fate। The result is tragedy, misery and suffering। तो ये फेट का रोल है उसके नावल्स में। तो अब हम पढ़ते हैं फ्री विल का रोल कि फ्री विल का किस किस्म का किरदार था उसके नावल्स में। For Hardy, man as a part of nature is subject to her physical laws and unable to change them। हार्डी के मुतालिक कि मैन जो है वो नेचर के हैंड में है। वो अपनी जो उसकी डेस्टिनी है, फ्री विल उसके हाथ में नहीं है। वो नेचर जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल कर सकती है। ये हार्डी की फ़िलासफ़ी थी। Hence, in important ways, he is unfree, yet when man transcends his natural bondage, he may achieve personal freedom, which means that he is free to make his own choices। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है वो है चांस का। तो हम चांस का पॉइंट इधर देखेंगे थॉमस हार्डी के उसमें राइटिंग स्टाइल में और जो उसका वो मेथड है लिखने का। चांस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। चांस का जो किरदार है यानी कि मौके का, वो बहुत अहम किरदार है इसमें, इसके नावल्स में। इवन एन एग्जेजरेटेड रोल। एग्जेजरेटेड उसको कहते हैं जिस चीज़ को, जो एक बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। इन हिज नावल
Many things are mysterious and sudden and which cannot be accounted for in any natural way take place. He believed that वो थॉमस हार्डी जो है वो यकीन रखता है a blind force of nature can change man's destiny. जो ब्लाइंड फोर्स जो है जो बहुत ज़्यादा ताकत वाली नेचर की जो बहुत ज़्यादा ताकत है वो मैन की जो डेस्टिनी है वो उसको चेंज कर सकती है। यानी कि इसमें चांस है। चांस इज़ एवरीथिंग फॉर विच मैन हैज़ नो कंट्रोल। चांस हर चीज़ है जिसको इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। इट इज़ एन indifferent force of the universe. For example, the plot of टेस टेस जो है जो इसका वो है बहुत ज़्यादा फेमस इसका नावल है। टेस इज़ डोमिनेटेड बाई चांस इवेंट्स फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। इसका जो टेस वाला जो नावल है वो फर्स्ट टू लास्ट वो इस चांस के इवेंट से भरा हुआ है। टेस suffers because everything happens contrary to his wishes. वो इनको बर्दाश्त करता है क्योंकि हर चीज़ उसकी विशेज़ उसकी विल्स उसके डिज़ायर्स के ख़िलाफ़ वो सामने पेश आती है। अब 6 पॉइंट इसका है रोल ऑफ नेचर का कि इसके नावल्स में नेचर का जो किरदार है वो किस तरह है। नेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट थीम दैट हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन मैनी नावल्स। नेचर का जो थीम है जो मकसद है वो इसके नावल में एम्प्लॉयड है इन मैनी नावल्स स्पेशली थ्रू आउट द टेस्ट ऑफ डियरबल विल। क्योंकि हम एग्ज़ाम्पल इसके हर चीज़ की एग्ज़ाम्पल उसके फेमस वर्क से ली जाती है तो डियरबल विल जो था इसका बहुत ज़्यादा फेमस वर्क था इसलिए हम इससे एग्ज़ाम्पल लेंगे। हार्डी skillfully uses nature to express Tess's emotions. He presents various aspects of nature such as weather, landscape, and animals using their meaning to illustrate Tess's feeling of happiness and sadness. ये जो टॉमस हार्डी है इसने वो किया है नेचर के जो वो हैं सिंबल हैं उसने वो पेश किए हैं। वेदर है, लैंडस्केप है, एनिमल है, इनके वो किया है इनके मीनिंग को इलस्ट्रेट किया है वो उनके साथ टेस्ट की फीलिंग और हैप्पीनेस के साथ। सो इट इज़ नॉट वर्दी दैट ही यूजेस नेचर because by doing so Hardy is not only able to convey feelings but also shows the change in Tess's emotions. अब 7 पॉइंट इसका है पेसिमिज्म का। हम इसको डिस्कस करेंगे कि वो एक पेसिमिस्ट था या ऑप्टिमिस्ट था थॉमस हार्डी। ही इज़ अ पेसिमिस्ट लाइक अ क्लासिकल राइटर्स। वो प्रीवियस राइटर की तरह वो भी एक पेसिमिस्ट था who considered man merely a puppet in the hands of mighty fate, unjust, cruel, blind, and jealous of happiness of mankind. Many critics charge Hardy with being a pessimist. बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस पर वो जुर्माना लगाया था हार्डी पर कि वो एक पेसिमिस्ट है। बट हार्डी डिनाइड दिस चार्ज बट उसने इस चार्ज से इनकार कर दिया and he pointed out that he was an artist not a philosopher। को वो एक आर्टिस्ट है न कि एक फिलासफर है इसलिए उसने इनकार कर दिया था इन चार्जेस से। इन फैक्ट ही वॉज a thorough realist। he could not shut his eyes to the fact of suffering। तो वो था इसका पेसिमिज्म। तो अब 8 पॉइंट है रीजनलिज्म। The regional novel writing was one of the features of England in the 19th century। रीजनल रीजनलिज्म यानी कि रीजनल उसको कहते हैं जो अपने इलाके के बारे में
अपनी सिटी के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में जो नावल लिखे। तो थॉमस हार्डी जो था वो अक्सर अपने इलाके के बारे में नावल लिखता था, इसलिए इसको रीजनल नावलिस्ट भी कहा जाता है। हार्डी wrote regional novels. They are confined to his district. This is because he was well aware of his area. क्योंकि वो अपने एरिया के मसाइल प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात रखता था। इम्पोर्टेंस ऑफ एसेक्स। हार्डी के नावल्स में वेसेक्स की जो अहमियत थी वो किस तरह थी, हम उसको डिस्कस करते हैं इधर। हार्डीज नावल्स were confined to Wessex. As for Hardy, what happens in Wessex is what happens everywhere in the world. The problems faced by the people of his district are common to the whole of mankind. जो प्रॉब्लम से उसके एरिया के लोगों के सामने जो पेश आ रहे थे, उनके जो मसाइल थे, हार्डी उनको समझता था कि सेम प्रॉब्लम सारी दुनिया के लोगों के सामने भी पेश आ रहे हैं, क्योंकि इंसान की जो फितरत है वो एक ही है। हिज आइडिया ऑफ राइटिंग। हार्डी का जो आइडिया था, जो थिंकिंग थी, जो थॉट्स थे राइटिंग के बारे, तो हम उसको इधर डिस्कस करेंगे। हार्डी डज नॉट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग। हार्डी ने कभी भी ये प्रूव करने की कोशिश नहीं की कि किसी चीज़ को ग्राउंड्स के साथ उसको प्रूव किया जा सके, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट था, वो एक फ़िलासफ़र नहीं था। क्योंकि उसने खुद कहा था कि आई एम नॉट अ फ़िलासफ़र बट एन आर्टिस्ट। ही बिलीव्स दैट अ नावल शुड नॉट आर्ग्यू। वो यकीन रखता था कि एक नावल को आर्ग्यू नहीं होना चाहिए अगेंस्ट समथिंग, बट इट शुड बी एन इम्प्रेशन। तो ये उसका आइडिया ऑफ राइटिंग थी। तो आप इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है ह्यूमन रिलेशंस एंड एस्पायरेशंस। इंस्टेड ऑफ criticizing society, Hardy is interested in human aspirations and relationships, love, marriage, and family form. The central themes of his novels, ये उसके सेंट्रल थीम से लव मैरिज थे, फैमिली रिलेशनशिप थी, इस तरह के जो वो थे एस्पेक्ट्स थे, वो इसके थीम्स थे इसके नावल्स के। Hardy was the first novelist to explore man-woman relationship out of the marriage that caused a scandal in the Victorian age. हार्डी वो एक वाइट शख्स था जिसने मैन और वुमेन के रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया अपने नावल्स में। तो ये इसके पॉइंट्स थे। इसके अब हम लास्ट पर आते हैं, कंक्लूजन पर, इसको कंक्लूड करते हैं। हार्डी इज़ largely a traditional novelist. His plots, characters are all conventional. उसके जो प्लॉट्स थे, जो करेक्टर्स हैं, और वो सारे के सारे कन्वेंशनल हैं, यानी कि पुराने जो मेथड हैं, जो वे हैं, जो तरीक़ेकार हैं, उनको फॉलो करते हैं। His narrative is straightforward. उसकी जो बयानिया तरीका है, जो बयान करने का तरीका है, लिखने का है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो जिसको एक सिंपल मैन, ले मैन भी उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो कि थॉमस हार्डी एज ए नावलिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, टॉपिक है, अक्सर एग्ज़ाम्स में ये आता रहता है। तो आप इसको देख लें, मैंने इसको पहले पॉइंट्स में डिवाइड किया है, फिर इस उनको बारी बारी उनको डिस्कस किया है। तो अगर इधर से किसी को समझ आ रही है तो सही है, अगर समझ नहीं आ रही तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उधर डायरेक्ट मुझे वो कर लें, मुझसे रब्ता कर लें, तो मैं आपको ये व्हाट्सअप पर ये नोट्स भी सेंड करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।